उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। उच्च न्यायालय जो होता है उसके जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं उनको वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती। कौन से न्यायालय में नहीं होती? देखिए, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में, बी भारत के किसी भी न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में, और डी उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है, यानी जिस उच्च न्यायालय से वो रिटायर हुआ है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्टी है, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है या रिटायर हुआ है। बाकी सभी में उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति होती है, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति होती है, और उच्च न्यायालय में भी होती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अधीन किया होता है। उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है 214 के अधीन किया गया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन, भत्ते आदि सुविधा उस राज्य से मिलता है जिस राज्य में काम करता है उच्च न्यायालय। जैसे हमारे प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। यदि उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो उस राज्यों से वेतन प्राप्त कर सकेंगे। यदि उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है तो उस राज्यों से वेतन प्राप्त कर सकेंगे वो दोनों से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000 है, और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा कब बुलंद किया गया था, यानी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति, वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1789 में, ऑप्शन डी 1857 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा बुलंद हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था, और इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी वो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी, और 14 जुलाई को ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने पुनः फ्रांस में राजतंत्र स्थापित किया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने पुनः फ्रांस में राजतंत्र स्थापित किया था। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नवीन चंद्र सेन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, दीनबंधु मित्र थे। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला जो नाटक है नील दर्पण, उसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नील दर्पण पुस्तक जो है 1859 ईस्वी में लिखी गई थी। नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई थी, और नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है, अर्थात नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन है ये नील दर्पण। और 1860 ईस्वी के दशक में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन शुरू किया था। 1860 के दशक में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे, उन्होंने ये नील आंदोलन शुरू किया था। और 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किया था। 1917 में भी चंपारण में गांधी जी ने जो है नील किसानों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। और गांधी जी के प्रयास से 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई थी। गांधी जी के प्रयास से 3 कठिया पद्धति जो है समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डिटेल देखिए इसके बारे में। गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। 1917 में जो गांधी ने सत्याग्रह किया था, ये भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को नील किसान की दुर्दशा से परिचित कराया था।
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील किसान की दुर्दशा से परिचित कराया था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था और तभी परिचित कराया था उसमें, और 1917 में फिर ये नील आंदोलन हुआ था। और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था माइकल मधुसूदन ने किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत तथा टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की है, और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है जो 52 सेकंड का है वो टैगोर ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। और नवीन चंद्रशेखर चंद्रसेन एक प्रसिद्ध बंगाली कवि और ब्रह्म समाजी दार्शनिक केशव चंद्र सेन के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन और चीन के, ऑप्शन बी ब्रिटेन और भारत के, ऑप्शन सी भारत और चीन के, ऑप्शन डी ब्रिटेन और जापान के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, ब्रिटेन और चीन के बीच ये अफीम युद्ध लड़े गए थे। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अफीम युद्ध में चीन की भारी पराजय हुई थी। अफीम युद्ध जो हुआ था उसमें चीन की भारी पराजय हुई थी। और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच चला था। 1839 से 1842 के बीच चला था। और नानकिंग की संधि जो हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1942 के द्वारा ये समाप्त हुआ था। नानकिंग की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था जो 1842 में हुई थी 29 अगस्त को। और द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था 1856 से 1860 के बीच हुआ था। 1856 से 1860 के बीच हुआ था। और परिणाम से तीन चीन की संधि हुई थी 1858 में, उसके द्वारा समाप्त हुआ था। और बीजिंग की संधि 1860 में हुई थी के द्वारा चीन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लिया था ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी हर्ष ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, हर्ष ने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कनौज समिति का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। और कनौज समिति की थी उसका अध्यक्ष जो था ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया था। ह्वेनसांग जो था एक तो ये चीनी यात्री था जो भारत आया था बौद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं या पुस्तक हैं ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया था। ह्वेनसांग वातापी और कांची की भी यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने वातापी और कांची की भी यात्रा की थी। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को जो कहा जाता है द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में करता था। हर्ष जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का जो आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जो दर्रा पार करना पड़ता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए खारदुगला, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, सिक्किम और लेपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है को पार करना पड़ता है। इन दोनों दर्रों को पार करना पड़ता है। एक तो सिक्किम दर्रा सिक्किम में है नाथुला दर्रा उसको, और लेपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में उसको पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत जो चुंबी घाटी है से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत में जोड़ता है नाथुला दर्रा, जबकि लिपुलेख दर्रा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। भारत उत्तराखंड और तिब्बत चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है अवस्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भारत के और तिब्बत और चीन के मध्य बीच एक दर्रा है ये। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे जो हैं वो हैं जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, कराकोरम दर्रा और बुर्जिर दर्रा। ये
जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी सिलिका, सी एल्यूमिना, डी उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, उपरोक्त सभी में का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी चूना पत्थर का भी, सिलिका का भी और एल्यूमिनियम का भी, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है और विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। विश्व में सबसे पहले जो आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण किया गया था 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। और इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडी ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया था जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। ब्रिटेन के इंजीनियर थे जोसेफ एम्सडीन, उन्होंने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक नया पदार्थ बनाया था। और भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत का जो प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था वो 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन ए वेनेजुएला ने, बी ब्राज़ील देश ने, सी अर्जेंटीना ने, डी पेरू ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, अर्जेंटीना ने। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक जो पारित किया है वो अर्जेंटीना देश ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए जुआड़ी, बी पंपा, सी वाणसागर और डी पेरियार। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी पार्ट, पंपा नदी के किनारे पर है ये। केरल का सबरीमाला मंदिर जो है पंपा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के निम्न में से किन दो जिलों में ऑर्गेनिक या जैविक मसाला बीज पार्क के स्थापना करने की घोषणा की गई थी? गुजरात के ऐसे कौन से जो जिले हैं जिनमें ऑर्गेनिक और जैविक मसाला बीज पार्क के स्थापना करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए खेड़ा और वलसाड, बी पंचमहल और साबरकांठा, सी पाटन और बनासकांठा और डी अमरेली और दाहोद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाटन और बनासकांठा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाटन और बनासकांठा दो जिलों में ऑर्गेनिक और जैविक मसाला बीज के स्थापना करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। ऑप्शन ए जयदीप साहनी, बी इरशाद कामिल, सी राजेंद्र कृष्ण, डी स्वानंद किरकिरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, स्वानंद किरकिरे ने। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्वानंद किरकिरे ने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? ये रोग दिए हुए हैं, इन्हें ये बताना है कौन सा जल संक्रामक रोग है, इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर एक पर है टाइफाइड है, नंबर एक पर टाइफाइड है, दूसरे पर हैजा है, तीसरे पर ट्यूबरक्लोसिस है और चौथे पर हेपेटाइटिस ए है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1 यानी टाइफाइड जल संक्रामक है और हैजा जल संक्रामक है और चौथा हेपेटाइटिस ए ये भी जल संक्रामक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये टीबी बीमारी, ये जल संक्रामक नहीं होती है। ये तीनों पार्ट जो हैं ये जल संक्रामक रोग हैं और इसके बारे में डिटेल देख देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए जल संक्रामक रोग हैं ये। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और वाइबिरो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है। वाइबिरो कोलेरी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण हैजा होता है। और वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस रोग होता है। वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक या क्षय रोग होता है, जिसे टीबी कहते हैं, ये वो रोग है। और टाइफाइड का पता विडाल टेस्ट से किया जाता है। टाइफाइड का जो पता किया जाता है विडाल टेस्ट होता है, उससे किया जाता है। और टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहा जाता है? आंत ज्वर भी उसको टाइफाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए अनियमित कोशावृद्धि, बी मद्यपान, सी अनियमित उपापचय, डी धूम्रपान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण जो है वो धूम्रपान है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस जो है श्वसन नलियों की एक सृजनकारी बीमारी है। जो श्वसन नलियाँ होते हैं सांस लेने की, उनकी एक सृजनकारी बीमारी है ये ब्रोंकाइटिस, जिसके कारण बहुत बुरी तरह खांसी होती है। जिसके कारण क्या होता है? बहुत बुरी तरह से खांसी होती है। और श्वसन शोध ब्रोंकाइटिस जो है दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होते हैं तीव्र, जो तेज होते हैं, और दीर्घकालिक होते हैं, जो लंबे समय तक होते हैं। तीव्र का मतलब है जो कम समय के लिए होते हैं। कुछ रासायनिक, भौतिक, तजाजीक पदार्थ श्वसनी की श्लेष्मा कला को इस रूप से प्रभावित करते हैं कि खांसी, ज्वर एवं सांस फूलना आदि उत्पन्न हो जाता है। उस दशा को जो है तीव्र श्वसनी शोध कहते हैं। ये तीव्र श्वसनी शोध होता है। और जब श्वसनी की श्लेष कलमा का प्रदाह अधिक समय तक बना रहता है तो श्वसनी में अन्य दोष उत्पन्न कर देता है। श्वसनी में ये अन्य दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह दीर्घकालीन श्वसनी शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 5%, बी 3%, सी 30%, डी 55%। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 5% है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का जो प्रतिशत है वो 5% होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। रबड़ को जो कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबड़ को जो है एबोनाइट कहा जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबड़ को एबोनाइट कहा जाता है। और बैटरी में उपयोग होने वाली रबड़ के वल्कनीकरण में 30% सल्फर का उपयोग होता है। 30% सल्फर का उपयोग होता है। बैटरी में उपयोग होने वाली रबड़ के वल्कनीकरण में 30% सल्फर का उपयोग होता है। और सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक पदार्थों, दियासलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों आदि में करते हैं। सल्फर का उपयोग जो करते हैं कीटनाशकों पदार्थों, दियासलाई, बारूद, विस्फोटक आदि पदार्थों में करते हैं। और सल्फर का परमाणु संख्या जो है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। 16 सल्फर की परमाणु संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पत्थर मछली, बी पोर्कुपाइन मछली, सी पिरानहास मछली, और डी एंगलर मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जापान की जो पत्थर मछली है एक दुर्लभ मछली है जो बहुत जहरीली होती है। एक दुर्लभ मछली भी है लेकिन बहुत जहरीली होती है। ये जापान की होती है, जापान में है ये। और पत्थर मछली में जो है टेट्रोडो टॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। टेट्रोडो टॉक्सिन नामक ये जहर पाया जाता है पत्थर मछली में। यह जहर साइनाइड से लगभग 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। यानी साइनाइड से भी यह 1200 गुना जहरीला होता है। और पत्थर मछली को जल से बाहर निकालने पर बॉल का आकार ले लेती है। पत्थर मछली को जब जल से बाहर निकालते हैं तो ये बॉल जो गेंद होती है उसका आकार ले लेती है। और एंगर मछली सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्री सतह के नीचे अंधेरे में रहती है। एंगलर मछली जो है वो सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्र सतह के नीचे अंधेरे में रहती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी रिट,
ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारे देश का, जो नई दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट कहलाता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, वो 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 रिट जारी करते हैं, जो हैं कौन कौन सी हैं वो? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट हैं जो जारी करते हैं ये। और मौलिक अधिकार का जो है, मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। तो ऑप्शन देखिए, जीवन शैली रोग में, बी संक्रामक रोग में, सी आनुवांशिक विकार में, डी चयापचय में। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, आनुवांशिक विकार, यानी आनुवांशिक रोग जो होता है। आनुवांशिक रोग क्या होता है? यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग हस्तांतरित हो जाते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहा जाता है। यानी जिस तरह से माता पिता के द्वारा जो बच्चों को बीमारी मिलती है वो आनुवांशिक विकार होते हैं, आनुवांशिक बीमारी होती हैं। तो थैलेसीमिया नामक बीमारी ऐसी ही है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो आगे देखिए और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, तो तीव्र रोग जिस रोग की अवधि कम होती है, तीव्र रोग वो होता है जिस रोग की अवधि जो है कम होती है, उसे तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी, जुकाम, ये इनकी अवधि जो है बहुत कम होती है। और दीर्घकालीन रोग जिस रोग की अवधि अधिक या जीवन पर्यंत रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटाइटिस और क्षय रोग है और मधुमेह है आदि, ये जीवन पर्यंत तक रहते हैं, ये इसलिए इन्हें दीर्घकालीन रोग कहा जाता है। और संक्रामक संचरणीय रोग ये होते हैं कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं और प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। ये संक्रामक संचरणीय रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ऑप्शन सी नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस ताप की इकाई होती है, ये ताप की इकाई होती है सेल्सियस। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है, तापमान की जो एसआई इकाई होती है केल्विन होती है। और जूल की उष्मा ऊर्जा की इकाई है, जूल जो है उष्मा ऊर्जा की इकाई होती है। और अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। और नॉटिकल माइल समुद्री दूरी की इकाई है, नॉटिकल माइल जो होती है वो समुद्री दूरी की इकाई होती है। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है, 1852 मीटर एक नॉटिकल मील बराबर होता है। और एक नॉटिकल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा आवर्स, यानी प्रति घंटा। और 1 नॉट बराबर होता है 1.15 मील्स प्रति घंटा होता है। और मीटर में देखा जाए तो 0.5144 मीटर पर सेकंड होता है। और समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं, समुद्री गहराई को किस में नापते हैं? फैदम में मापते हैं। 1 फैदम बराबर
1 फैदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है और 0.3048 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया? किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी ए एस कादिर ने, ऑप्शन सी अल्वा मिर्डल ने, ऑप्शन डी महबूब उल हक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को जो विकसित किया था महबूब उल हक ने किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के नागरिक थे और यूएनडीपी द्वारा जो है एचडीआई जारी किया जाता है और यूएनडीपी द्वारा सर्वप्रथम 1990 में एचडीआई जारी किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा 1994 में एचडीआई जारी किया गया था और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एचडीआई जो सर्वप्रथम जारी किया गया था 2002 में जारी किया गया था। 2002 में एचडीआई जारी किया गया था मानव विकास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, बी गोल्फ से, सी बैडमिंटन से, डी क्रिकेट से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक गोल्फ का जो खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था और राधा मोहन कप, एजरा कप पोलो खेल से संबंधित हैं ये। और डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है और फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, फीफा विश्व कप भी। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है, यूरो कप का संबंध भी फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी कजाकिस्तान ने, ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, करेक्ट आंसर है, यानी दक्षिणी कोरिया देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा या गुर्दों द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए शरीर से यूरिया का उत्सर्जन, ऑप्शन बी शरीर के जल स्तर का नियमन, ऑप्शन सी उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना, ऑप्शन डी रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना वृक्कों का कार्य नहीं है या गुर्दों का कार्य नहीं है। और बाकी शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करना ये गुर्दे कार्य करते हैं, शरीर के जल स्तर का नियमन करना ये भी गुर्दे कार्य करते हैं, उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना ये भी करते हैं। बाकी ये डी पार्ट जो है ये गुर्दों का कार्य नहीं है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उपयोगी पदार्थों को निस्यंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना वृक्क द्वारा किया जाता है ये। और वृक्क की जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। वृक्क की खराबी के कारण ही रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। यदि वृक्क गुर्दे काम करना कम कर दें तो रक्त में जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरेमिया कहा जाता है। और देखिए आगे, कीट का उत्सर्जक पदार्थ यूरिक एसिड है। कीट का जो उत्सर्जक पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड है। और विभिन्न जंतु है उनमें उत्सर्जन देखिए, एक कोशिकीय जंतु है, इधर जंतु है इधर उत्सर्जन है, विषण के द्वारा होता है उत्सर्जन, एक कोशिकीय जंतु में होता है विषण के द्वारा। और सीलेंट्रेटस जंतु में जो होता है वो सीधे कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। और चपटे कृमि द्वारा जो उत्सर्जन होता है जंतु में, जो चपटे कृमि होते हैं जंतु उनमें होता है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। और इनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें विरक्क द्वारा होता है, गुर्दों द्वारा होता है। और मोलक्का संघ के जो जंतु होते हैं उनमें मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कशेरुकाओं का सही उद विकासीय क्रम कौन सा है? कशेरुकाओं का सही उद
विकासीय क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मछली, उभयचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। ऑप्शन बी में उभयचर, मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। और ऑप्शन सी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। और ऑप्शन डी में स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, मछली, उभयचर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। मछली में पहले होता है, और फिर उभयचर में, फिर सरीसृप में, और पक्षी में, फिर स्तनपायी में। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कशेरुकाओं का सही उद विकासीय क्रम है। कशेरुकाओं का जो सही उद विकासीय क्रम है वो मछली में पहले होता है, उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में और स्तनपायी में, इस तरह से होता है। और प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश आदि प्रजाति है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो है जगत कहलाता है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जगत कहलाता है। और पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम, फिर भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश प्रजाति है। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें। आगे देखिए डिटेल और इसके बारे में। मानव विकास का जो क्रम है वो डायोपिथिकस है। इस प्रकार वो है डायोपिथिकस, पहले रामापिथिकस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में होमोहेलियंस जो है, उसके बाद में हेनिलस, उसके बाद में हुआ है होमो इरेक्टस, होमोसिपियंस। होमोटिपियंस वास्तव में मानव है, जो है ट्रू मानव थे, जो सच्चे मानव थे। और होमोसेपियंस ये आधुनिक मानव है जो वर्तमान में हैं, ये होमोसेपियंस हैं। तो इस प्रकार से मानव विकास का क्रम हुआ है। एक बार और देखिए, डायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोहेलियस, हेनिलस और होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस और आधुनिक मानव है। ये वर्तमान में जो है ये आधुनिक मानव है। और क्रो मैग्नन मानव को आधुनिक मानव का अत्यंत निकट पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश जो है और किस राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान से। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, राजस्थान से गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। हमारे देश में, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर हमारे देश में जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय 5 राज्यों में गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। और भारत के पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त के बीच जो है 2 घंटे का अंतर है। हमारे देश में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है या सूर्य निकलता है, और पश्चिम में गुजरात में सूर्य जो है अस्त होता है। तो वहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। हमारे देश में ही समय में 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की हैं। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 बंटवारे के शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं, ये बताना हमें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3 और 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 और 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 और 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 और 246। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट।
अनुच्छेद 245 और 46 जो है संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए में ये नियंत्रित करते हैं। दो अनुच्छेद जो संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है तो उसको ये दो अनुच्छेद नियंत्रित करते हैं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची शक्ति की बंटवारे से संबंधित है। हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है वो शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और हमारे संविधान के भारतीय संविधान के 11 में यानी 11 में केंद्र राज्य के बीच जो है विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था से है। ये भाग 11वां जो है ये केंद्र और राज्य के बीच विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था से है। हमारे संविधान का भाग 11। और भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियाँ दी गई हैं हमारे संविधान में। कौन कौन सी? संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और दूसरी है राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य विधानमंडल को है, और तीसरी है समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभाओं को भी है, लेकिन राज्यों के बनाए गए कानून में मतभेद होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी समवर्ती सूची ये है। और राज्य सूची के विषय पर विशेष स्थिति में संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची का जो विषय है ये, इस पर विशेष स्थिति में संसद कानून बना सकती है। और संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस तरह से विषय भी हैं ये जो बंटवारा किया हुआ है। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र को प्राप्त होती है। अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र को प्राप्त है।